हेलो हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख लो, ठीक है ना। मैंने उस वीडियो में आपको क्वेश्चंस तो कराए, लेकिन साथ ही साथ मैंने भाई कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, तो इसलिए आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस लेक्चर में आज हम आपको कराने वाले हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इनको मैं समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपने दोस्तों के पास, अपने बहन भाइयों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, हमको बताओ तो सही। घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बस बताते हैं हम आपको। तो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं भाई, पहले हम मान के चलते हैं कि भाई तुम एक रेशनल नंबर हो। पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे कि तुम एक रेशनल नंबर हो, और उसके बाद हम बाइज्जत इनको प्रूव कर देते हैं कि तुम रेशनल नहीं, तुम इरेशनल हो। बस यही होती है कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस ध्यान से पेन कॉपी लेके बैठो, और जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं सब कुछ एक एक बात आपको नोट करनी है। तो यहां से मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 5 आपका एक रेशनल नंबर है। क्या है भाई? रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इस रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, ये जो P और Q है ये दोनों ही आपके कोप्राइम नंबर हैं। क्या हैं? P एंड Q बोथ आर कोप्राइम नंबर, बोथ आर कोप्राइम नंबर, बोथ आर कोप्राइम नंबर। जहां पे आप बोल सकते हो Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। तो भाई लिखो यहाँ पे डिब्बे में, बता रहा हूँ कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको बोला है भाई मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि बेसिकली एक एक चीज का क्या मतलब है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, सबसे पहले तो नोट कर लो, ये जो कोप्राइम नंबर होते हैं ये आपके हमेशा पेयर में आते हैं। किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। मैं आपको डिब्बा बना के दिखा रहा हूँ, उस डिब्बे में आपको नोट करना है। तो यहां से हम बढ़िया सा पेन यूज करते हैं डिब्बा बनाने के लिए। तो ये आपके लिए रहा एक बढ़िया सा डिब्बा, देख लो भाई, ये बन गया डिब्बा। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं मैं बताने वाला हूं आपका। सबसे पहले याद रखना, ये जो कोप्राइम नंबर होते हैं ये हमेशा पेयर में आते हैं, और जब भी दो नंबर पेयर में आएंगे उनका जो एचसीएफ होगा, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, केवल 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होगा। तो वही होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर इक्वल टू HCF1। बस ये बात याद रख लो, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, इनकी भाई हम दो इक्वेशन, आपके सामने कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में हम कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। दोनों तरफ या तो मल्टीप्लाई कर दो, या स्क्वायरिंग कर दो, या क्यूब कर दो। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये जो आपके सामने इक्वेशन है इसमें हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं भाई, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। जब आपने रूट 5 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर रूट 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, और इधर मैंने RHS में P अपॉन क्यू का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां से आप क्या चेक करोगे, रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर रूट 5 का स्क्वायर 5 कैसे आ गया, तो बचपन की बातें हैं, भूल गए हम। कोई नहीं, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे साइड में नोट कर लो,
भाई देखो, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो बेसिकली 5 की पावर √5 क्या है? 5 की पावर 1/2। अब पहले से उसके ऊपर एक स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, ये जो पावर्स है इनका मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 इसके साथ आएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो निकल के आएगा वो केवल सिंगल 5 निकल के आएगा। कितना? 5 निकल के आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन आप क्या चेक करोगे, ये आपका क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका किसके? पी स्क्वायर अपॉन में 5 के। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, ये जो 5 है ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है भाई? पी स्क्वायर को। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिब्बे में समझो, बगल में देखो बता रहा हूँ, जैसे कि 5 है, ठीक है। तो ये जो 5 है, ये मान लो 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। किसको? 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो 5 है ये 5 को भी डिवाइड करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्या ये 5 25 को डिवाइड नहीं करेगा? ये 5 फिर 5 को भी डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इफ पी स्क्वायर, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, इफ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यदि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन आप यहां पे बोल सकते हो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब यहां पे आप क्या चेक करोगे, जब पी को 5 डिवाइड करेगा, जब पी को 5 डिवाइड करेगा, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी नंबर आता है, वो मान लेते हैं सी आ जाता है, के आ जाता है, कुछ भी मान लो भाई, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो मैंने मान लिया वहां पे जो मेरा नंबर आता है वो मेरा नंबर सी निकल के आ जाता है। तो आप यहां से इसे फर्दर सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5c। बताओ बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5c आ गई। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लो आप, इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान लिया। तो ये जो 5 इक्वल टू पी इक्वल टू 5c आया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? 5c। तो पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसे किस में पुट कर दो? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो जब आप इसे पी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, तो आप क्या चेक करोगे, तो यहां से क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पे क्या रखना है आपको? 5c। तो 5c का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 5। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25c स्क्वायर अपॉन में 5। बताओ भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से ये 5 से 25 5 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 5c स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, गौर से देखना। क्या यहाँ पे ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा? चेक करो आप, बेसिकली ये सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन उधर डिवाइड में जाएगा तो ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है। तो बस यही लॉजिक मैं बताने वाला था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, 5 इफ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। भाई थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो आप बोल सकते हो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि सर ये जो 5 है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, देखना। ये जो 5 है ये पी को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? पी को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो 5 है, ये जो 5 है ये भाई क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा है यहाँ पे। देखो भाई ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को नहीं, सॉरी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
बेसिकली जब ये 5 यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड में आएगा तो ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हल्की सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो। ये जो 5 है ये किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड यहाँ पे 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पे थोड़ा सा भाई मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब आप चेक करो यहाँ पे ये जो 5 है ये क्यू को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को डिवाइड कर रहा है 5। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो ये 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अगर 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो 5 है ये कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम तो मान के चल रहे थे ये जो पी और क्यू है ये दोनों ही कोप्राइम नंबर है, मान के चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, यानी इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 5 इसका कॉमन फैक्टर आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आप इस जगह पे बोल सकते हो सर नाउ वी सेड दैट, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, आप यहाँ पे बोल सकते हो नाउ वी सी, क्या देखा आपने, वी सी दैट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू एट लीस्ट 5 एज a common factor, 5 as a common factor। ठीक है भाई, तो इसकी वजह से क्या होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स व्हाट आर स्टार्टिंग फैक्ट, हमने जो माना था आर स्टार्टिंग फैक्ट, क्या माना था आपने, डेट पी एंड क्यू आर कोप्राइम, पी एंड क्यू आर कोप्राइम, यानी नो फैक्टर्स अदर देन 1। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, यहां पे बोल सकते हो आप, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption, that root 5, क्या था हमारा रॉन्ग assumption, that root 5 is rational, बताओ भाई इतना समझ में आया नहीं आया। हेंस हम क्या बोल सकते हैं अब, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, भाई देखो मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ लेकिन एक एक चीज डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो बस आपको पेशेंस बना के रखना है मेरे साथ, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक सिंगल चीज। भाई आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपके सामने और रिपीट कर देता हूं मैंने किस तरीके से इसको समझाया है। बेसिकली क्या था ये, सबसे पहले भाई देखो इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है, इस कॉन्ट्रडिक्शन में भाई देखो मैथ्स का एक उसूल है, अगर किसी को गलत साबित करना है तो पहले उसे सही मान लो। क्या मान लो, उसे सही मान लो। तो हमने भी क्या किया, रूट 5 को रेशनल मान लिया, नहीं मान लिया, बस ये देखने के लिए कि कितनी देर तक टिकता है ये जो रेशनल नंबर है ये कितनी देर तक टिकता है, ठीक है ना। अब यहां देखो हमने कहा था कि ये जो पी और क्यू है ये कोप्राइम है, हमने बोला था कि ये जो पी और क्यू है ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, यानी इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई, हमने यहाँ पे चेक किया, ये जो 5 है ये 5 भी देखो क्यू का कॉमन फैक्टर आ गया, और ये जो 5 है ये पी का भी कॉमन फैक्टर आ गया, है ना। तो यहां से क्या हुआ, जो हमने माना था उसको गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि हम मान के चल रहे थे ये जो पी और क्यू है इन दोनों का केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो 1। लेकिन यहां तो भाई 5 कॉमन फैक्टर आ गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया, इज्जत के साथ हमने इसको गलत प्रूव कर दिया, बस यही था सोल्यूशन। इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाई देखो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेसिकली मैंने बड़े आराम से पढ़ाया, आपने लिख भी लिया होगा।
तो यहाँ से बेसिकली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। देखो भाई, अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझा है और आपके समझ में आ भी गया होगा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको बिल्कुल हलवा लगने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये भी। बस आपको एंड तक टिके रहना है, ठीक है ना भाई। और साथ के साथ भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना, दोस्तों के पास, अपने बहन भाइयों के पास, सबके पास वीडियो को एकदम पहुंचा दो, तबाही मचा दो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो बेसिकली वही पुरानी घिसी पिटी बात। 3 + 2√5 को आप क्या मान सकते हो? आप मान सकते हो लेट अस अज्यूम। देखो भाई, अब मैं इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कम लिखूंगा, अब आपको लिखने की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा आप लिखोगे। तो लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं 3 + 2√5 इज रेशनल। सेम लॉजिक है भाई। क्या मान लिया हमने? 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है भाई। अब इसको रेशनल तो मान लिया, लेकिन आगे चल के हम क्या करेंगे? इसको बाइज्जत इरेशनल प्रूव कर देंगे, ठीक है भाई। इज्जत के साथ हम इसको क्या करेंगे? इरेशनल प्रूव करेंगे। तो अब ये एक रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q बोथ आर कोप्राइम। जहां पे P एंड Q दोनों ही क्या है? दोनों ही कोप्राइम है। बोथ आर कोप्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम का मतलब मैंने समझा दिया है। कोप्राइम भाई क्या? यानी 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है भाई। अब यहां पे आप क्या चेक करोगे? जितना भी आपको रूट में दिख रहा है नंबर, उसको एक तरफ करो, उसे छोड़ दो बिल्कुल अकेला। बाकी का जितना भी आपको इंटीजर वगैरह जो कुछ भी दिख रहा है उसको RHS की तरफ फेंक दो। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे? P/Q, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। जब आप एलसीएम लोगे तो आप क्या चेक करोगे? तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू Q, आपका एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा P - 3Q। बताओ भाई, इतना समझ में आया नहीं आया? अब ये जो 2 है ना, देखो भाई मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लेना। ये जो 2 है, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ नीला कलर लेते हैं भाई। ये जो 2 है, इस 2 को आप क्या करो? यहां इस Q के पास मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, ठीक है ना। तो बस पहुंचा देते हैं सर। तो ये हो जाएगा आपका √5 इक्वल टू P - 3Q अपॉन में 2Q। बताओ भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्या दिख रहा है? देखो भाई, आप यहाँ चेक कर सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो P है, ये P ये कोप्राइम है। कोप्राइम यानी भाई जितने भी कोप्राइम नंबर इंटीजर तो होंगे। ये जो Q है ये भी क्या है? एक इंटीजर है। यहाँ भी Q क्या है? एक इंटीजर है। तो भाई जब इंटीजर अपॉन इंटीजर करूंगा तो मेरे को रेशनल नंबर मिलेगा। पता है नहीं पता ये चीज? तो ये मेरे पास क्या आया? ये एक रेशनल नंबर आया भाई। यहाँ पे ये मेरे पास जो RHS में आया है वो एक रेशनल नंबर आया है। ये है एक रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन भाई √5 क्या है? अभी प्रूव करके आ रहे हैं, √5 क्या है? इरेशनल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल हो जाए? बताओ भाई, हो सकता है क्या ऐसा? आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकता? अरे पागल हो गए हो क्या भाई? रेशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर यहां पे हम बोल सकते हैं, लिख लो, यहां पे नोट करो। यहां पे आप लिख सकते हो सिंस P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स। RHS में आपने क्या देखा? तो RHS में आपने देखा सर, RHS यानी जो राइट हैंड साइड है वो क्या देखा आपने? P - 3Q, P - 3Q अपॉन 2Q इज अ रेशनल। भाई रेशनली तो है वो, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है भाई? थोड़ा मैनेज करना। हमारे पास में ट्रेन बहुत चलती हैं तो आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, तो आपको उन आवाजों को क्या करना है? इग्नोर करना है और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, ठीक है ना। भटकना नहीं है।
तो यहां पे आप क्या समझोगे, दिस मीन्स √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल। इसका क्या मतलब भाई, इसका तो ये मतलब कि √5 भी रेशनल है, √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल। देख लो भाई, बस 1 मिनट के लिए ट्रेन आई थी, चली गई। हाँ, पेशेंस बनाओ भाई, पेशेंस। बट वी ऑलरेडी नो दैट, हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, व्हाट यू नो दैट, के √5 इज इरेशनल, √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे, इसका कंक्लूजन निकल के आया, देयरफॉर 3 plus 2 √5 is an irrational number, is an irrational number। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा क्वेश्चन। तो ये था भाई इसका पूरा सोल्यूशन, बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से आपको छापना है, ठीक है ना। और जो बोर्ड एग्जामिनर है वो पूरे नंबर देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। तो यहाँ पे आप मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये भाई बहुत सिंपल है। अब हमने जो मेन क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आपको ये बिल्कुल हलवा लगने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि पहले पार्ट में आपको 1/√2 प्रूव करना है, फिर 7/√5 प्रूव करना है, फिर 6 + √2 करना है। ये इन तीनों ही पार्ट में आपको क्या करना है, इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो कोई नहीं, कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट पार्ट, इसको पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ, 1/√2 है ना, ठीक है भाई। वही पुरानी घिसी पिटी बात जो हम बार बार बोलते हुए आ रहे हैं, इसको क्या मान लेना है भाई, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इसको एक रेशनल नंबर मान लोगे, सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इसको आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P और Q, P एंड Q दोनों ही क्या है, बोथ आर कोप्राइम, बोथ आर कोप्राइम। कोप्राइम का क्या मतलब है, दे आर नो फैक्टर अदर देन 1, यानी इसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी HCF कितना होगा, HCF इक्वल टू 1। और आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q है वो 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आप क्या चेक करोगे, जब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे कलर से कर रहा हूँ, देख लेना एक बार। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो √2 किसके पास चला जाएगा, P के पास, तो ये हो जाएगा P√2। और ये जो Q है ये चला जाएगा 1 के पास, तो ये हो जाएगा Q × 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो P है इसको नीचे पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा आपका √2 इक्वल टू Q/P। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये आपका Q है, ये भी एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है भाई, इंटीजर अपॉन इंटीजर बिकम रेशनल। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। अब ये जो रेशनल नंबर है ये भाई इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे आ सकता है, क्योंकि हमें पता है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, अब भाई मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा, सब आपको करना है। अब भाई थोड़ी आप भी तो मेहनत करो, इस वाली लाइन को चेप देना, बिल्कुल दिख रही है आपको, सिंस P एंड Q आर इंटीजर। और हमने यहाँ पे RHS में क्या देखा था, ये रेशनल नंबर है, दिस मीन्स अब √5 है यहाँ पे, तो आप क्या बोल दोगे, √2 शुड ऑल्सो बी रेशनल, बट वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज इरेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देयरफॉर 1/√2, इसकी जगह पे आ जाएगा 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस इतना लिख देना आपको, तो आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब है आपका 7/√5, सेम भाई डिट्टो क्वेश्चन, 7/√5 किसके इक्वल मान लो, लेट अस अज्यूम दिस इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हमने P/Q के इक्वल रख लिया भाई, P/Q के इक्वल हम रख सकते हैं इसको
तो ये यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, P और Q दोनों ही क्या है, दोनों ही को प्राइम है। भाई देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। को प्राइम है यानी इसका क्या मतलब है भाई कि जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। कोई सेम काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, रंगों का बहुत काम पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P√5 और ये हो जाएगा 7Q, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या करो, इस P को Q के पास ले आओ, 7 को √5 के नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका Q/P, Q/P हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा √5/7। बताओ भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, देखो ये जो Q है ये भी क्या है, एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो नंबर निकल के आया ये क्या आ गया भाई, ये रेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। लेकिन यहाँ पे हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ये जो √5 है ये क्या है, √5 एक इरेशनल है। हमको पता है भाई √5 क्या है, एक इरेशनल है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसे आ सकता है। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो एक और स्टेप लिख सकते हो, ये 7Q हो जाएगा, 7Q/P इक्वल टू √5, ठीक है भाई। तो बस वही लाइन आपको फिर दोबारा से लिख देनी है। बस क्या करना है, यहाँ ये √5 है, √5 की जगह पे क्या लिख देना है आपको, √5 है भाई, √5 ही लिखना है इस जगह पे तो। लेकिन RHS में क्या करना है, RHS में ये P माइनस का 3Q/2Q था, तो इसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, इसकी जगह पे आपको लिख देना है 7Q/P, ये वाला पॉइंट, बस वही लिखना है सेम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 6 + √2। तो यहाँ पे इसे बता देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। अरे भाई आजा, ये भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, इसी में मैं आपको समझा दूंगा बेसिकली। तो क्या प्रूव करना है आपको, 6 + √2 बता देता हूँ भाई, लिखना सेम उस तरीके से ये जैसे बताया है, 6 + √2। लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, सो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पे P और Q दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का क्या मतलब है, यानी जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है वो 1 होगा, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, ये जो 6 है, ये 6 किसका है, प्लस का, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो √2 किसके इक्वल आ जाएगा, √2 इक्वल आ जाएगा आपका P/Q - 6। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके ये हो जाएगा P माइनस का 6Q/Q। आपने क्या चेक किया, ये भी इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर आ गया, तो यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर बिकम रेशनल, तो ये रेशनल हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें पता है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो यानी यहाँ से फिर दोबारा से आपको क्या करना है, वही सेम लाइन बिल्कुल चिपका देनी है, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी की पूरी खत्म हो गई है। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका चैप्टर रियल नंबर एनसीईआरटी से बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब भाई आप ये मत सोचना कि सर खाली एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं चलेगा एनसीईआरटी से काम। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओ, आर डी शर्मा के क्वेश्चन लगाओ, तो वो भाई सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। और हाँ, इस चैप्टर को खत्म होते ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली 2027 में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। बस भाई आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लेक्चर हो चुका है बिल्कुल खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर भाई आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, जो कुछ भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में फिट हो गए हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे भाई हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।